Hello, my dear students. Welcome to Diya Educates Smart Mind, Smart Solutions. Basically, we are goal guiders because we create future. देखिए आपको पता है कि भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ जो आप जुड़ते हो किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ और अगर आपको इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं तो आप अपने गोल तक इजीली पहुंच पाते हो. So Diya Educates basically create future by helping you to reach your goal by clearing all your concepts, right, and resolving all your problems. I'm Divya Kashyap, your science expert, and as far as my qualification is concerned, I am MSc Chemistry and as well as microbiology with 18 years of teaching experience. So you can choose Diya Educates because in Diya Educates we have daily 2 sessions per educator and हमारा जो basic focus रहता है वो concept clearance पे रहता है rather than mugging up और हम chapters को segregate करते हैं as per concept. हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने videos concept based बनाएं और उसके ऊपर उसी same concept के ऊपर हम आपको बहुत practice कराएं quizzes से, live test से और questionnaires से. And basically हर साल का paper हम cover करते हैं like 2020-2021 का sample paper आ चुका है. So we'll be conducting the test sessions and we'll be solving lot of papers based on that pattern. तो अगर आपको वो pattern समझ आ जाएगा अच्छे से तो काफी helpful रहेगा. पेपर जल्दी time पे complete कर पाओगे और आपका temptation भी अच्छा होगा. So अगर ये सारी चीजें आपको कोई platform देता है तो उसको choose करना, उसको select करना तो बनता है. So as far as my experience is concerned, I am faculty of Success Series Education. अभी भी मैं classes लेती हूँ वहाँ पे. I am faculty of Unacademy also. मेरा channel Let's Crack CBSE 9th and 10th है Unacademy पे. I am ex-faculty of Teaching Bharat, ex-faculty of IVIS Education and content creator for Exam Fear site, which is a popular site for +1 and +2. तो बेसिकली ये तो सिर्फ मेरी मेन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या बिल्कुल रीसेंट प्रोजेक्ट्स है जो काफी फेमस हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने काफी आप कह सकते हो पढ़ाया है और यहाँ पे भी इसीलिए मैं हूँ ताकि मैं आप सबको बहुत कॉन्फिडेंट और पैशनेट बना पाऊँ साइंस के लिए. हमारी टीम में है मानसी मैम, काजल मैम, साधना मैम, निशु मैम, शालू मैम. तो आप कह सकते हो बेसिकली हमारी टीम एक्सपर्टीज की टीम है. हम कोशिश करते हैं कि आपके डाउट्स हम सारे रिजॉल्व कर पाए. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन दिया एजुकेट्स. यू कैन फॉलो आवर फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. सो यू कैन फॉलो अस बेसिकली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. वी हैव क्रिएटेड अ स्पेशल ग्रुप फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड द ग्रुप नेम इज दियाज जेम. जेम मीन्स वेरी प्रीशियस एंड यू ऑल आर वेरी प्रीशियस टू अस. तो करना क्या है आपको, आप लोगों को सब एंड्रॉइड फोन चलाना आता है. आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है. ये ऊपर दिया गया लिंक आपको डालना है. क्लिक करते ही आप ज्वाइन हो जाओगे हमारे ग्रुप में, दैट इज दियाज जेम. सो फॉर द नोटिफिकेशन यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम द क्लास 10th, दैट इज फ्रॉम द क्लास 10th साइंस और इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे. तो आज हम पेपर 1 डिस्कस करने लगे हैं विच इज बेस्ड ऑन कंप्लीट साइंस सिलेबस. तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइलैंड्स फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ इट एट रेटिना. द इमेज फॉर्म्ड इज, आपको बेसिकली ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है और आपको दिया है कि जो हमारा आंख का लेंस होता है, आपको पता है ना कि हमारी आई का लेंस जो होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस. बेसिकली वो शीशे के बिना बना स्ट्रक्चर नहीं होता, लेंस के बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि कन्वेक्स लेंस को रिजेंबल करता है. तो हमें ये पूछा गया है कि जो आई का लेंस है मतलब कि कन्वेक्स लेंस वो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी इमेज बनाता है रेटिना के आगे. तो उस केस में जो इमेज है उसका नेचर क्या है. तो आपको पता होना चाहिए कि जो इमेज बनती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. और हमें पता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है. रियल इमेज होती है जब एक्चुअली रेज मीट करती है एक पॉइंट पे और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है मतलब अपसाइड डाउन. मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज इन्वर्टेड होगी तो वो इस तरीके से बनेगी, मतलब वो इन्वर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी. तो हमारा जो आई लेंस है दैट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the resistance of an electric bulb drawing 1.2 ampere current is 6 volt will be दोबारा क्वेश्चन पढ़ती हूं मैं.
हमें दिया है कि जो रेजिस्टेंस है हमें निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो ड्रॉ कर रहा है 1.2 एम्पियर करंट को आई से लिखते हैं, तो 1.2 एम्पियर करंट वे ड्रॉ कर रहा है और पोटेंशियल हमें दे रखा है यहाँ 6 वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, काफी इजी है क्योंकि आपको पता है V, I और R को लेके हमारे पास रेजिस्टेंस है, ओम्स, हमारे पास फॉर्मूला है ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो अगर आप V को 6 पुट कर दो, I को 1.2 पुट कर दो, तो R हम इजिली फाइंड कर लेंगे। तो R हमारे पास बेसिकली होने वाला है 6 डिवाइडेड बाई 1.2, डेसिमल हटाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं, सो इट विल बी 2 से हम इसको काटेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5। यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि अगर आप यूनिट लगाते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। सो इन दी लाइक वी हैव 4 ऑप्शंस, सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस 5 ohm इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ray of light AM is incident on a concave mirror as shown below। ये concave mirror है आपके पास और ये लाइट इस पे ray of light fall कर रही है, that is AM। हमें बताना है then which of the following ray diagram is correct for the reflected ray। मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर कहां पे जाएगी। अब देखिए हमें पता है, हमने रूल्स पढ़े थे कनकेव मिरर के कि जब भी कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल हमारे पास था कि अगर रे फोकस से आ रही है राइट तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा रूल था हमारे पास कि जो रे सी से आ रही है राइट, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ, जो रे हमारे पास सी से आ रही है, लेट्स से दिस इज सी, तो वो रिट्रेस करेगी अपना पाथ और अगर कोई रे पोल पे स्ट्राइक करती है किसी एंगल पे तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें ये वाली चीज पूछी गई है कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ये रे, सो डेफिनेटली इट विल पास थ्रू फोकस। तो इन गिवन चारों ऑप्शंस में से ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो रे है वो फोकस से ही पास कर रही है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, in a gobar gas plant, biogas is produced from slurry of biomass by A. fractional distillation, B. chemical decomposition in presence of air, C. anaerobic decomposition, D. fermentation on heating। हमें बताना है, हमारा क्वेश्चन है कि गोबर गैस प्लांट में जो बायोगैस बनती है, आपको पता है बायोगैस एक फ्यूल होता है ना, वो बनती है स्लरी से। स्लरी क्या होता है बेसिकली? स्लरी होता है कि आप कैटल डंग और वाटर को मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो कैटल डंग से ही बनती है, स्लरी ऑफ बायोमास ही होता है वो। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है? आपको पता है कि कैटल डंग हमारे पास प्रॉपर गोबर गैस प्लांट्स होते हैं और वहां पे इस तरीके से इनको जब हम स्लरी को फेड कर देते हैं और उसको ढक देते हैं काफी दिन के लिए, तो उसमें एनारोबिक क्या होता है, उसके अंदर एनारोबिक डीकम्पोजिशन होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको एब्सेंस ऑफ एयर में डीकम्पोज करते हैं और उसका बाय प्रोडक्ट होता है कि बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जो कि आपको पता है कि ऊपर इकट्ठी हो जाती है। गैस है तो ऑब्वियसली उसका डेंसिटी कम होगा, वो ऊपर इकट्ठी हो जाएगी और फिर उसको हम एग्जिट पाइप से निकाल सकते हैं। सो एनारोबिक डीकम्पोजिशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Fe on treatment with steam forms A. FeO, Fe2O3, C. Fe3O4 और D. FeO2। अब देखिए आयरन हमें पता है कि पानी के साथ जब रिएक्ट करता है, ना कोल्ड वाटर के साथ करता है, ना हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ करता है, क्योंकि हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ ही कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो हॉट वाटर के साथ करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाले हमारे जो मेटल्स हैं बेसिकली वो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है, ठीक है। तो जब भी कोई स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपनी ऑक्साइड बनाता है और बेसिकली आयरन अपनी जो ऑक्साइड बनाता है दैट इज Fe3O4 इस फॉर्मूला की, तो आपको याद रखना है ये। सो Fe3O4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NaOH on adding blue litmus solution and methyl orange indicator changes color respectively to। अब NaOH आपको पता है एक बेस है, ठीक है। अब इसके अंदर एक तो हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल रहे हैं और एक हम मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं। हमें बताना है कि इसको डालने से जो ये NaOH है ये इनके कलर में क्या चेंज लाएगा। तो आपको पता है कि बेसिकली इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कलर या जिनकी फ्रेग्रेंस में चेंज आ जाता है जब हम उसमें कोई एसिड या बेसिक सब्सटेंस डालते हैं। ऐसे ही
हमारे पास जो लिटमस होता है उसको हम एज अ ब्लू लिटमस और रेड लिटमस यूज करते हैं. तो ब्लू लिटमस का इफेक्ट क्या होता है? बेस का ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो उसको ब्लू ही रखता है. और मिथाइल ऑरेंज जिसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, वो अगर उसको हम बेस के साथ ट्रीट करें इट टर्न्स येलो. सो बेसिकली इन 4 ऑप्शंस में से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है. Next question is, which one of the following is the most correct sequence in respect of aerobic respiration? A आपको ये दिया है, B के अंदर भी दिया है, C में भी ऑप्शन है और D में भी ऑप्शन है. A का ऑप्शन अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट प्लस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2, वाटर वेपर, एनर्जी. B ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट प्लस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 प्लस वाटर. एनर्जी नहीं है यहाँ. सी में ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, यहाँ एनर्जी नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 प्लस एनर्जी. फिर हमारे पास है ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट, साइटोप्लाज्म, CO2, वाटर एंड एनर्जी. ये इंटरचेंज हो गया. तो बेसिकली आपको पहले तो पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती क्या है. एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. और इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में. ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट या पायरुविक एसिड, आप कुछ भी लिख सकते हो. और ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में. और ये प्रोसेस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है और होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में. एंड देन पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है CO2, वाटर वेपर और एनर्जी. और हमें पता है कि जो एनर्जी हमारी बॉडी में होती है वो केमिकल फॉर्म ATP में होती है और एक ग्लूकोज 38 ATP एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन देता है. एंड दिस प्रोसेस इज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया और इसको हम क्रेब्स साइकिल भी बुलाते हैं. आता है ना आपको ये सब? तो इन चारों ऑप्शंस में से बताना कहाँ मुश्किल है? बिकॉज यू ऑलरेडी नो. सो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट वुड बी ए, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट आर्टरीज? हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें बताना है आर्टरीज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. ए ऑप्शन, arteries possess thick elastic wall without valves inside. Blood flows under high pressure and carry blood away from the heart to the different parts of the body. B, thin walls of arteries have valves inside and blood flows with low pressure and carry it away from heart to different organs. C, they possess thick elastic walls, blood flows under low pressure, carry blood from the heart to the various parts of the body. D, thick elastic walls, blood flows under high pressure, collect blood from different organs and bring it back to the heart. अब आपको पता है कि हमारे पास बेसिकली जो वेसल्स होती है वो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज होती है, राइट. आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है. और कहाँ से कैरी करती है? दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. दे कैरी ब्लड फ्रॉम अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से बॉडी पार्ट्स पे. और क्योंकि ये हार्ट से लेके जाती है ब्लड तो इनकी थिक वॉल्स है इन ऑर्डर टू विथस्टैंड हाई प्रेशर. और जो वेन्स है ये कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, ठीक है. और कहाँ कैरी करती है? दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के टूवर्ड्स. और इनकी थिन वॉल्स होती है क्योंकि जो ये ब्लड लेकर आ रही है उनमें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है. और आर्टरीज और वेन्स के बीच में बहुत ही थिन वॉल्ड वेसल्स होती है, वेरी वेरी थिन वॉल्ड, एंड दे आर कैपिलरीज. और इनका काम क्या रहता है? दे आर जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. और बेसिकली इनके थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे आर्टरी के लिए बोला गया है इन चारों ऑप्शंस में से, देखिए, थिक इलास्टिक वॉल्व, विदाउट वॉल्स, ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो हो रहा है और अवे फ्रॉम हार्ट हो रहा है. अब यहाँ पे थिन वॉल्स ये तो गलत है, यहाँ पे थिक वॉल्स है, सही है. लो प्रेशर बिल्कुल गलत है क्योंकि आर्टरी में तो प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड से लेकर जाती है. डी में थिक वॉल्स है, हाई प्रेशर है, बट डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट है, वो बिल्कुल गलत है. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is, in the following groups of materials, which group contains only non-biodegradable items? आपको ये ग्रुप्स दिए, हमें बताना है इन कौन से ग्रुप में से सिर्फ ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स ही प्रेजेंट है. तो हमारी जो नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स है वो हमारे पास डी के अंदर और बी के अंदर प्रेजेंट है. नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स बेसिकली होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ब्रेक डाउन नहीं होता उनका. और कोई भी चीज अगर ब्रेक नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहने वाली है एंड इट इज गोइंग टू कॉज पॉल्यूशन. नेक्स्ट, in our country there are attempts to increase the height of several existing dams like
Tehri and Almaty dams across Narmada. Choose the correct statements among the following that are consequence of raising the heights of the dams. A. Terrestrial flora and fauna of the area is destroyed completely. B. Dislocation of people and domestic animals living in the area. 3. Valuable agricultural land may be permanently lost. 4. It will generate permanent employment for the people. हमें ऑप्शंस दिए A 1 and 2, B 1, 2 and 3, C 2 and 4, D 1, 3 and 4. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें से सही चीजें हैं क्या. हमें ये कहा गया है कि जो डैम्स की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं उनके कॉन्टेस्ट में ये हमें दिया है. तो इनमें से क्या चीजें करेक्ट है. टेरिस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एरिया डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, बिल्कुल सही है. डिसलोकेशन ऑफ पीपल पक्का होगा क्योंकि वहां पे जब डैम्स बनेंगे, हाइट्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली वहां के लोग चले जाएंगे वहां से. एग्रीकल्चर लैंड विल बी परमानेंटली लॉस्ट, विच इज ट्रू. इट विल जनरेट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल, नो. राइट, तो इसका मतलब इन तीनों ऑप्शन में से बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 1, 2 and 3. नेक्स्ट, a triple bond is represented by writing a single bond dash times. आपको पता है कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. इट इज फॉर्म्ड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है. इसको हम एक लाइन बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं. अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं और ये देता है डबल बॉन्ड. अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट होते हैं तो ये देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच फॉर्म्स द ट्रिपल बॉन्ड. तो ट्रिपल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं. सिंगल बॉन्ड को आप कितनी बार लिखते हो? 3 टाइम्स. वी राइट इट 3 टाइम्स. नेक्स्ट, मेटल्स ऑक्यूपाई द डैश एंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आपको बताना है कि मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कौन से हैंड साइड पे होते हैं. अब आपको पता है कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स है. 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स है. और पीरियोडिक टेबल इस तरीके से डिजाइंड है, आपको पता है कि जिसके अंदर ये ब्लॉक्स में भी डिवाइडेड है और सिमिलर एलिमेंट्स इकट्ठे और डिसिमिलर अलग अलग प्रेजेंट है. तो इसमें हमारे जो मेटल्स है दे ऑक्यूपाई एक्सट्रीम लेफ्ट, नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई एक्सट्रीम राइट. तो हम लिख सकते हैं दे ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और बीच में आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ये जो नीचे पड़े हैं दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट at any point meet at any point except the magnetic poles of magnet, whether it is true or false. So the statement is true क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसमें एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ पोल होती है और मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है. दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस. ठीक है, और इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक लाइंस कहीं पे भी नहीं मीट करती एक्सेप्ट पोल्स. क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये हमें फोर्स का डायरेक्शन देती है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. एट अ टाइम फोर्स का डायरेक्शन एक ही रहता है. अगर ये मीट करेंगी तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, विच इज नॉट पॉसिबल. अल्कली मेटल्स आर हार्ड एंड कैन नॉट बी कट विद नाइफ, ट्रू और फॉल्स. See, we know that alkali metals are hard, but there exist few exceptions, like we have sodium and potassium. They are alkali metals, but they can be cut with knife. They are so soft. So that means this given statement is false because we do have exceptions. Next, assertion. Flow of 6.25 into 10 raised by 18 electrons per second through a cross section of conductor constitutes an electric current of 1 ampere. Reason, charge on an electron is 1.6 into 10 raised by minus 18. अब यहाँ पे assertion और reason अगर हम देखें तो हमें दिया गया है कि 1 एम्पियर करंट में इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू है. क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चार्ज को 1 कूलम ले लो और टाइम को 1 सेकेंड ले लो तो और करंट को आप 1 एम्पियर ले लो, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. क्यू को हम एन ई लिख सकते हैं. तो ई आपके पास आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है विच इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. टाइम 1 है, एन आपको निकालना है और आई हमारे पास 1 एम्पियर दिया है. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो एन विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. सॉल्व करने से आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए असर्शन तो ट्रू है. बट
रीजन दिया है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस, विच इज फॉल्स. रीजन इज फॉल्स एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू असर्शन. पहले तो जो चार्ज है वही गलत है, क्योंकि यहाँ पे -19 होता है, -18 नहीं होता. नेक्स्ट असर्शन, veins have thinner walls compared to arteries. Veins carry deoxygenated blood. तो assertion और reason में से दोनों ही true हैं और reason is the correct explanation for assertion. क्योंकि veins की thin walls होती है क्योंकि वो जो blood carry करती है उनमें इतना pressure नहीं होता और वो deoxygenated blood carry करती है from the organs towards the heart. Next, what is the function of galvanometer in a current? Galvanometer एक ऐसा instrument है, it is an instrument which is used to measure small amount of current. आपको पता है नॉर्मली तो हम करंट को मेजर एमीटर से कर सकते हैं, पर अगर सर्किट में थोड़ा सा भी करंट है वी कैन मेक यूज ऑफ गैल्वानोमीटर एंड वी कैन मेजर इट. और इसका फायदा ये रहता है कि जो गैल्वानोमीटर है इट पोजेस वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस. सॉरी, आई एम सॉरी, गैल्वानोमीटर का लिखोगे इट इज हाईली सेंसिटिव. इट इज हाईली सेंसिटिव and also it possess low resistance was also right, बाकी ताकि ये करंट को रिकॉर्ड कर पाए. बट यहाँ पे जो बात हम कर रहे थे कि करंट स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है वो उसकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड है क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है. नेक्स्ट, व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट फ्यूल? आपको पता है बेसिकली फ्यूल हम उसको कहते हैं कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस लो और उस सब्सटेंस को बर्न करो और उससे आपको एनर्जी मिले तो उसको हम क्या बुलाते हैं? फ्यूल. और अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? जो चीप हो, जो इजीली अवेलेबल हो, हमें आसानी से मिल पाए और जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 ग्राम फ्यूल से बर्न करने से जो एनर्जी मिले दैट शुड बी मोर. जिसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर हो. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर. ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए एंड इट शुड बर्न स्मूथली, मतलब उससे कोई हार्मफुल गैसेस लिबरेट ना हो. तो ये सब क्वालिटीज हमें बायोगैस में दिखती है, इसीलिए बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 284. नेम द एलिमेंट एंड राइट इट्स सिंबल. अब एलिमेंट का नाम कैसे लिखेंगे? पहले इसका एटॉमिक नंबर जानते हैं. कॉन्फ़िगरेशन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है, वो है 14, राइट. इलेक्ट्रॉन से हमें प्रोटॉन पता लगते हैं और प्रोटॉन से हमें एटॉमिक नंबर. और 14 एटॉमिक नंबर किसका है? सिलिकॉन का, क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर लर्न कर रखे हैं और इसका सिंबल है SI. और इसको परफेक्टली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका मास नंबर. नेक्स्ट, इन कंपेयरिंग द टू इकोसिस्टम A and B, it is observed that A has only first and second order consumers, while B has third, fourth and fifth order consumers. So which of the two would be more stable? अब आपको पता है कि कोई भी अगर हमारे पास फूड चेन होती है तो उसमें सबसे लोअर लेवल होता है हमारा प्लांट्स का, राइट. प्लांट्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं हर्बीवोर्स. कौन आ जाते हैं? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, मतलब कार्निवोर. उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट. और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो अभी हमें बोला है कि जो ए वाला फूड चेन है उसमें सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स हैं और जो हमारे पास दूसरा है उसके अंदर ये सारा टोटली प्रेजेंट है. सो ऑब्वियसली जिसमें ये सब प्रेजेंट है दैट वुड बी मोर स्टेबल बिकॉज इट विल हैव डिकम्पोजर्स ऑल्सो एंड इट विल हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच इज वेरी वेरी एसेंशियल for the environment. So it will help in the recycling of nutrients. So B would be more reliable. Next, trace the sequence of events which occur when a bright light is focused on your eyes. अब देखो, अगर आपकी आंखों में ब्राइट लाइट पड़ेगी बहुत ज्यादा तो क्या होगा? अगर इतनी ब्राइट लाइट को अंदर जाने देंगे आई के तो जो इमेज बनेगी रेटिना पे वो भी क्या बनेगी? वो बहुत ज्यादा ब्राइट बनेगी. वो बहुत ज्यादा ब्राइट बनेगी और इतनी ब्राइट इमेज को ब्रेन पहचान नहीं पाता है. ठीक है, तो हमें ये दिया गया है कि अगर हमें बताना है कि भी जब ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है तो होता क्या है. जब ब्राइट लाइट आंखों पे पड़ती है तो जो आइरिस होता है दैट कवर्स प्यूपिल, ताकि
कम से कम लाइट अंदर जाए और उस केस में जो इमेज बने रेटिना पे वो इतनी क्लियर हो, ज्यादा ब्राइट ना बने, इतनी क्लियर हो जिसको ब्रेन डिटेक्ट कर पाए. सो बेसिकली इवेंट्स क्या रहती है कि जो आइरिस होता है दैट कवर्स द प्यूपिल, that covers the pupil so that less amount of bright light enters into the eye and clear image is formed on retina which can be easily identified by the brain. What is rainbow? Draw a level diagram to show the formation of rainbow. अब basically rainbow क्या होता है हमारे पास? रेनबो क्या होता है? इट इज द स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स. इट इज अ स्पेक्ट्रम जिसमें 7 कलर्स की हमारे पास लाइट होती है, कलर्स होते हैं. बेसिकली पूरा विबग्योर होता है इसके अंदर, राइट? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे कलर्स इसमें अरेंज होते हैं. सो इट इज बेसिकली अ स्पेक्ट्रम. अब ये बनता कैसे है? ये हमेशा बारिश के बाद बनता है. इट इज फॉर्म्ड आफ्टर अ रेन. जब बारिश हो जाती है तो क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं. उसमें क्या रह जाते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स. दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ प्रिज्म. ये टाइनी ड्रॉपलेट्स क्या एक्ट करते हैं? प्रिज्म की तरह. तो जब सनलाइट इनके अंदर पड़ती है, देखिए रेनबो बनने के लिए सन भी जरूरी है और सन जरूरी है और बारिश भी जरूरी है. तो बारिश जब हो जाती है तो जब सन की लाइट पड़ती है और इन वाटर ड्रॉपलेट से पास करती है, वो स्प्लिट हो जाती है इस तरीके से 7 कलर्स में. इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स एंड ड्यू टू दिस दैट इज डिस्पर्जन हो जाती है बेसिकली. सो ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट by the water droplets which act as a tiny prism, the rainbow is formed. Next, 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and placed in a sunlight for some time. हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड विच इज AgCl लिया और उसको सन में रख दिया. What will be your observation in this case? Write the chemical equation involved and balance it. Identify the type. तो अगर आप इसको ऐसे सनलाइट में एक्सपोज करके रखेंगे तो जब सनलाइट इस पे फॉल करेगी, इट विल डिकम्पोज. इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट विल डिकम्पोज एंड इट विल टर्न ग्रे. सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर बट विद टाइम इट टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फोटो डिकम्पोजिशन. और रिएक्शन कौन सा हो रहा है इसमें? फोटो डिकम्पोजिशन. दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द कंपाउंड इज गेटिंग डिकम्पोज्ड. इसको बैलेंस कर देते हैं. Cl 2 है, 2 लगा देते हैं. Ag 2 हो गए, यहाँ 2 लगा दिया, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एसिड एंड अ बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट? व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक सॉल्ट एंड हाउ रॉक सॉल्ट इज फॉर्म्ड? सबसे पहले हमें पूछा है कि NaCl बनता कैसे है. तो NaCl आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH से बनता है. जब इनको मिक्स करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बेसिकली एंड वी गेट NaCl एंड अलॉन्ग विद वाटर. और इस रिएक्शन को हम बेसिकली क्या बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट? इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं. When is it called rock salt? इसको रॉक सॉल्ट क्या कब बुलाते हैं? कि आपको पता है कि जब सी के अंदर वाटर होता है, सी के अंदर वाटर होता है तो उसमें सॉल्ट भी होता है. ठीक है. तो अगर सनलाइट इस पे पड़ेगी तो पूरा का पूरा पानी अगर इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे जो सॉल्ट रह जाएगा, क्योंकि सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं होता, वो वॉलेटाइल नहीं होता. सो द सॉल्ट विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर दैट इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट. उसको हम क्या बुलाते हैं? रॉक सॉल्ट. एंड दिस इज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड. That is after the basically होता है NaCl है, but it is a salt which is obtained after evaporation of water from the sea. So the leftover जो बचता है that is the rock salt. Next question is based on the group valency of elements, write the molecular formula of the following compounds giving justification for each. Oxide of first group elements. हमें बोला गया है कि ग्रुप की वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने हैं इन कंपाउंड्स के. ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप. तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है. तो बेसिकली इनकी जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो M2O होगा. हेलाइड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13. हेलाइड मतलब हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेसिकली X लिखते हैं ग्रुप 13 के. तो आपको पता है कि जो ग्रुप 13 है उसका 3 पॉजिटिव वैलेंसी है और हेलोजेंस का होता है नेगेटिव. तो इनका फॉर्मूला जो रहने वाला है दैट इज MX3.
अब यहाँ मैंने एल्यूमिनियम एग्जाम्पल लिया था, तो AlX3 कैन बी दैट. Compound formed when an element A of group 2 combines with element B of group 17. A group 2 का है तो मतलब वैलेंसी 2 पॉजिटिव होगी, B 17 का है मतलब वैलेंसी नेगेटिव होगी. तो कंपाउंड जो बनेगा दैट वुड बी AB2. गॉट इट? नेक्स्ट, what are plant hormones? Name the plant hormones responsible for the following: growth of stem, promotion of cell division, inhibition of growth and elongation of cell. तो basically plant hormones क्या होते हैं? Plant hormones are the hormones, means the chemical which is secreted inside the plant that helps in control and coordination of plants. जो plants के अंदर control and coordination करने में help करते हैं. तो हमें बताना है कि कौन कौन से हॉर्मोन्स इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सिन. प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सिन. इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए हमारा नेगेटिव हार्मोन एब्सिसिक एसिड. एंड इलॉन्गेशन ऑफ सेल के लिए हमारा हार्मोन है जिब्रेलिन. ठीक है, सो दीज आर द हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस. नेक्स्ट, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर इट्स एक्सपेरिमेंट. What type of progeny was obtained Mendel in F1 and F2 generation when he crossed the tall and short plants? Write the ratio he obtained in F2 generation. तो सबसे पहले तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया था दैट वाज पी स्टाइवम, बेसिकली पी प्लांट. आपको पता है कि इसका बोटानिकल नेम इसका बोटानिकल नेम पाइसम स्टाइवम है. दोबारा लिख देती हूँ, कॉमन नेम इज पी और अदरवाइज इसका नाम है पाइसम स्टाइवम. दिस इज द बोटानिकल नेम और बोटानिकल नेम को आप इस तरीके से अंडरलाइन करोगे. अब हमें क्रॉस करना है टॉल विद शॉर्ट प्लांट्स. हमें पता है जो टॉल फीचर होता है वो डोमिनेंट होता है, तो कैपिटल टी. शॉर्ट वाला रिसेसिव है तो उसी का स्मॉल ले लिया. तो दिस इज बेसिकली पेरेंट जनरेशन. अब ये गेमीट्स बनाएंगे तो ये हमारे पास आ गए गेमीट्स, राइट. अब इनको हम अगर क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, एंड दे विल बी ऑल टॉल. अब अगर F2 जनरेशन निकालें तो F2 जनरेशन के लिए ये हो गए पेरेंट्स आपके पास. ये भी गेमीट्स बनाएंगे तो इनके गेमीट्स यही बनेंगे. अब देखते हैं क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं. तो ये हमारे पास है पुनेट स्क्वायर. देयर कैन बी अ चांस दैट वी गेट कैपिटल टी. देयर कैन बी अ चांस वी गेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. देयर कैन बी अ चांस वी गेट स्मॉल टी एंड कैपिटल टी. और यहाँ हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी बन सकता है. अगर आपके पास दोनों ही कैपिटल टी आते हैं तो दैट मीन्स इट इज टॉल. अगर ये आता है तो भी टॉल, ये आता है तो भी टॉल, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन है, और ये आता है तो इसका मतलब शॉर्ट. तो बेसिकली ये हमारे पास F2 जनरेशन है. और फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है फिजिकल एक्सप्रेशन. तो वो होगा टॉल वर्सेस डॉर्फ. तो इसमें 3 बार टॉल और 1 बार डॉर्फ अपीयर हुआ. ये टॉल था, ये टॉल था, ये टॉल था, और ये क्या था? डॉर्फ. और जीनोटिपिक रेशियो होता है कि आपको किस तरह के इसमें जीन्स के कॉम्बिनेशन मिले. तो हमें 3 ही तरह के कॉम्बिनेशन मिले. ये 1 बार अपीयर हुआ, ये 2 बार और ये 1 बार. तो कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जिसमें आप एक ही करेक्टर को पढ़ रहे हो एट ए टाइम, उसका फिनोटाइप रहता है 3:1 और उसका जीनोटाइप रहता है 1:2:1. याद रखना आपको. नेक्स्ट वी हैव इज राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. गिव 1 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एज. तो ब्लड वेसल्स बेसिकली हमारे पास 3 तरह की हैं. 1 इज आर्टरीज, सेकेंड वी हैव वेन्स, और थर्ड हमारे पास है कैपिलरीज. वी हैव कैपिलरीज. इनके हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स देने हैं. आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है, वेन्स थिन वॉल्ड होती है, और कैपिलरीज वेरी वेरी थिन वॉल्ड होती है. जो आर्टरीज है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज होता है. क्या होता है? एक्सचेंज. आर्टरीज जो ब्लड है वो कैरी करती है अवे फ्रॉम हार्ट. वेन्स जो कैरी करती है ब्लड वो टूवर्ड्स हार्ट, मतलब ऑर्गन से हार्ट तक. और कैपिलरी इज बेसिकली अ जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज और वेन्स के बीच का क्या है? जंक्शन. नेक्स्ट, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? सजेस्ट एनी 3 मेथड. वेस्ट आपको पता अनवांटेड चीजें, तो उनके डिस्पोजल की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं? हमें 3 मेथड्स फॉलो करने हैं. तो वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रैक्टिसिंग 3 आवर्स. बाय प्रैक्टिसिंग 3 आवर्स. 1 is reduce, other is reuse, and the third is recycle.
रिड्यूस मतलब आप चीजों को कम से कम उनका मिनिमाइज करिए यूज। रीयूज उनको बार बार किसी और फॉर्म में आप उसको यूज करते रहिए, राइट। जैसे अगर सपोज आपके पास पेपर है, न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर के आपको पता है कि हम डिस्पोजेबल कप्स बना सकते हैं, प्लेट्स बना सकते हैं, तो उनमें हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो रीयूज करते रहिए। और रिसाइकिल मतलब कि आप उसको वापस से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सो वी कैन प्रैक्टिस दिस 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। नाउ व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? इसकी 2 एडवांटेजेस पूछी गई हैं और हमें 2 कॉजेज बताने हैं। अगर 2 causes for the failure of sustained availability of ground water. बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो रेन वाटर है उसको रन ऑफ ना होने दे और उसको हम इकट्ठा कर ले, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग। 2 एडवांटेजेस क्या है? 2 एडवांटेजेस इसको इकट्ठे करने के हैं। एक तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल मेंटेन रहेगा, ग्राउंड वाटर लेवल इज मेंटेन्ड। और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। हमें कभी भी कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं, तो आपको पानी का अवेलेबिलिटी रहेगा। 2 causes फॉर द सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या कारण है कि भी हम इनको नहीं कर पाते? सो वन इज द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और दूसरा क्या है कि अगर हम मतलब ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि वेस्टेज, एक तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और दूसरा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। Next question is, an object is placed at a distance of 60 centimeter from concave lens of focal length 30 centimeter. Use lens formula to find the distance of image from the lens. Second part, list 4 characteristics of the image formed by the lens and draw ray diagram. अब देखिए यहाँ आपको दिया है कि ऑब्जेक्ट को हमने 60 सेंटीमीटर पे रखा, तो मतलब U is 60 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है आपके पास? कनकेव, ये वाला, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब हमें इसका V निकालना है, नेचर पोजीशन सब निकालना है हमें, ऑलमोस्ट हाइट वगैरह सब निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमें U हमेशा आप देखें कि जब भी कोई चीज होती है ऑब्जेक्ट तो इस साइड ही होता है, तो U इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब इसका फोकस वर्चुअल फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में जो चीज होती है पॉजिटिव होती है और उससे अगेंस्ट नेगेटिव, तो एफ भी आपके पास नेगेटिव होगा। तो इसमें हम लेंस फॉर्मूला पहले यूज कर लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। दिस इज -30, V हमारे पास हमें सॉल्व करना और U है -60। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास 1/V, ऐसे लिख लेते हैं, ये यहाँ जाके माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो एलसीएम लेंगे, 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 31 and 2 to 60। तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 2 -1/V और -V हमारे पास आ जाएगा 60/3 विच विल बी 20, -20। तो V आ गया हमारे पास -20। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट -20। अब हमें M भी निकालना है, तो M वुड बी V/U। लेंस के लिए सिर्फ V/U फॉर्मूला होता है, माइनस साइन नहीं होता, लेकिन V हमारे पास ऑलरेडी माइनस में आया हुआ है तो -20 और U हमारे पास है -60। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 पॉजिटिव का, राइट। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गई है +1/3। तो इसका मतलब प्लस में आया है तो नेचर हमारे पास आ चुकी है। प्लस में जब मैग्निफिकेशन आती है तो इमेज हमारे पास रियल और इमेज हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इमेज हमारे पास क्या होती है? वर्चुअल और इरेक्ट, और पोजीशन भी आ चुकी है। साइज और हम साइज नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें हाइट यहाँ पे गिवन नहीं है, राइट। और इसका रे डायग्राम आप इस अकॉर्डिंग इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए V, U और F की आप रे डायग्राम बना सकते हो। तो बेसिकली हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, राइट। और हमारे पास इसका V भी हमारे पास आ चुका है, दैट इज एट -20 सेंटीमीटर। और हमें ये भी पता है कि कनकेव लेंस हमें हमेशा हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है विद इन फोकस विच विल लाई बिटवीन P एंड O एंड F। नेक्स्ट,
With the help of suitable circuit diagram, prove that the reciprocal of the equivalent resistance of the group of resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of individual resistance. और बी पार्ट में है, इलेक्ट्रिक सर्किट में दो रेजिस्टर्स है 12 ओम के, दोनों को हमने पैरेलल में ज्वाइन किया है टू अ 6 वोल्ट बैटरी और हमें करंट बताना है. तो पहले वाले में देख लेते हैं. पहले में हमें बोला है कि हम कुछ भी रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं और हमें पैरेलल का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन डिराइव करना है. अब आपको पता है पैरेलल के अंदर जो हमारे पास करंट है वो डिफर करता है लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है. तो जो डिफर करता है उससे हम स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली अगर मैं इसको बोलूँ ये R1 और R2 है तो टोटल सर्किट में करंट होगा I1 प्लस I2. ठीक है. अब I इज इक्वल टू V बाई R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR, तो I आपके पास हो गया V बाई R, हमने पुट कर दिया. तो I1 के लिए ये V बाई R1 होगा क्योंकि V तो सेम है और इसमें V बाई R2. तो बेसिकली हम V को कॉमन ले सकते हैं. तो अगर आप V को कॉमन लेंगे तो आपके पास V से V कट जाएगा और ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल के अंदर लगी हो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया. तो जितने भी रेजिस्टेंस हो आप इस फॉर्मूला में पुट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट दो रेजिस्टर्स हैं 12 ओम के. बेसिकली हमें बोला कि दो रेजिस्टर्स हैं 12 ओम के और पैरेलल में ज्वाइंट है टू अ 6 वोल्ट बैटरी. हमारे पास बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट. हमें इससे करंट निकालना है. तो ऑब्वियसली हमें सर्किट का करंट निकालना है. तो आई हमें फाइंड करना है. आर हमारे पास ये पैरेलल में है. फॉर्मूला अभी हमने सॉल्व किया तो हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे. 12 हमारे पास एलसीएम आएगा 1 प्लस 1. तो बेसिकली आर हमारे पास आ जाएगा 12 बाई 2 मतलब 6. तो आई हमारे पास रहेगा 1 एम्पियर. आई कितना आएगा? 1 एम्पियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज सोलेनॉइड. ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, be a magnet and list to distinguish features between two fields. तो बेसिकली सोलेनॉइड क्या होता है? a cylindrical coil having copper wire turnings, जिसके ऊपर कॉपर वायर की टर्निंग्स हो उसको हम क्या बुलाते हैं? सोलेनॉइड. हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न बनाने हैं. तो लेट्स से अगर मेरे पास ये सिलेंड्रिकल कॉइल है और इस पे ये कॉपर वायर की मैंने टर्निंग्स लगा दी है and it is attached to the battery like this. ठीक है. अब मैं इसमें से करंट पास करती हूँ तो जब मैं करंट पास करती हूँ it start behaving as a magnet. बेसिकली ये सोलेनॉइड है पर जब इसमें से करंट पास करती हूँ तो इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट, क्योंकि एक साइड इसकी नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करने लगती है और एक साउथ, और मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से नॉर्थ से साउथ मूव करने लगती है. सिमिलरली जैसे कि बार मैग्नेट में भी करती थी. बार मैग्नेट क्या होता है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट. इसमें भी एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ होती है और मैग्नेटिक लाइंस इसी तरीके से जाती है ना, सेम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट. अब इसके अंदर दो डिस्टिंग्विश फीचर्स इनकी मैग्नेटिक लाइंस में क्या होते हैं? पहला, जो बार मैग्नेट है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स्ड है. इसमें नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स्ड है, बेसिकली पोलैरिटीज फिक्स्ड है. बट सोलेनॉइड के अंदर पोलैरिटीज चेंज की जा सकती है. अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो पोलैरिटीज बदल जाएगी. सेकेंड, जो बार मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो सेम रहने वाली है. बट सोलेनॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड. कैसे? आप करंट को ज्यादा या कम कर दो, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज हो जाएगा. तो ये डिस्टिंग्विश फीचर्स है. नेक्स्ट, लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. 3 प्रॉपर्टीज बतानी है केमिकल, मेटल और नॉन मेटल में जो हम डिफरेंस कर पाए. तो बेसिकली मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाता है और इनका नेचर होता है बेसिक. और 2 मेटल ऑक्साइड्स क्या है हमारे पास? एम्फोटेरिक, जो कि है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड. नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट इनका नेचर क्या होता है? एसिडिक. और कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड एक्सेप्शनली न्यूट्रल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा.
दूसरा, मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ, कुछ हॉट के साथ, कुछ स्टीम के साथ, और कुछ नहीं करते. बट नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए उनको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है. हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है, जो ये नहीं कर पाते, बिकॉज दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द हाइड्रोजन, सो दे कैन नॉट रिड्यूस इट. तीसरा, मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल्स नहीं करते. अगेन द सिमिलर रीजन, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज they are themselves electron receptors, they cannot reduce it. Give reasons. Most metal conduct electricity well. Yes, the metals conduct electricity well because they have free mobile electrons. जिसके अंदर भी free mobile electrons होते हैं, that can conduct electricity. The reaction of iron oxide, which is Fe2O3, with aluminium is used to join cracked machine parts. Yes, it is used to join because this reaction takes place like this. We get Al2O3 plus Fe, and with tremendous release of energy because it is an exothermic reaction, and this energy is used up for welding the joint cracked machine parts or the railway tracks. And इस reaction का एक specific नाम भी है. This reaction is called as thermite reaction. Next question is, write the chemical formula and name of the compound which is active ingredient of all alcoholic drinks. List its two uses. Write chemical equation and name of the product formed when it reacts with sodium and hot concentrated sulfuric acid. तो पहले तो आपको पता है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल. यूजेस हमने कर लिया कि एक तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है ब्रिवरीज में, और दूसरा ये एक आप कह सकते हो एक ऐसा रिएजेंट है जो कि लैब में और चीजें बनाने के लिए यूज होता है. अब हमें इसको रिएक्ट करना है सोडियम मेटल के साथ. तो सोडियम मेटल के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो सोडियम H को डिस्प्लेस कर देता है, एंड बेसिकली वी गेट C2H5ONa, और इसका नाम क्या होता है, मेटल अल्कोक्साइड. अब इसमें मेटल कौन सा था, सोडियम, तो बेसिकली नाम होगा सोडियम. अल्क का कौन सा मेंबर था, 2 कार्बन वाला, एथ और ऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, राइट. और दूसरा हमें इसको रिएक्ट करना है हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. अब इथेनॉल को जब हम हॉट कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो इट फॉर्म्स अल्कीन. क्योंकि कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो किसी का भी पानी सोख लेता है, तो इससे H और इससे OH निकल जाएगा वाटर, और ये बेसिकली बन जाएगा इथीन प्लस वाटर. याद रखिए, इथीन में पानी डालते हैं तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से पानी निकालते हैं तो इथीन आता है हमारे पास. Next question is, define pollination, explain different types of pollination, list 2 agents of pollination, and how does suitable pollination leads to fertilization. Basically, pollination का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन. पोलन का ट्रांसफर कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर. एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, यहाँ तक पहुंचने में हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस कौन कौन सी होती है आपको पता है, बर्ड्स के थ्रू भी हो सकती है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू. दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स एंड दीज आर द एजेंट्स. अब पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में कैसे लीड करती है, अब देखिए, अगर ऐसे बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज दी ओवरी, राइट. ओवरी, एक बार दोबारा डायग्राम आपको अच्छे से बना के दिखाते हैं. दिस इज बेसिकली अ ओवरी. आपको पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, 3 सेल्स इधर होते हैं, एक पोलर न्यूक्लियाई होता है, और फिर 3 सेल्स यहाँ होते हैं, और इसके ऊपर इस तरीके से लेयर्स होती है, राइट. अब जब यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुंच जाता है, जिसके अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है, दो मेल गेमीट और एक ट्यूब सेल है, और एक एग्जाइम की लेयर है. तो जब पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच जाता है तो स्टिग्मा पे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. अब जब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे वो स्वेल हो जाता है, जिससे उसकी एग्जाइम, क्योंकि वो एक्सपैंड नहीं कर सकती है, तो वो रप्चर हो जाती है और इन टाइम प्रोट्यूट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, पोलन ट्यूब. और ये पोलन ट्यूब इस तरीके से डे बाय डे ग्रो करती है, एंड फाइनली एक दिन माइक्रोपाइल से एम्ब्रियो सैक में एंटर हो जाती है.
अब जब एंटर होती है तो एंटर होते ही क्या होता है, एक मेल गेमीट एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, ये होता है एग सेल, और मिलके बनाता है जाइगोट। मिलके क्या बनाता है, जाइगोट। अगर जाइगोट सक्सेसफुली बन जाए तभी जो दूसरा मेल गेमीट था, एक तो हो गया ये जो दूसरा मेल गेमीट था, ये बीच में जो ये फ्यूज सेल है जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, उसके साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है, और जाइगोट न्यूट्रिशन ले लेके क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, और फाइनली एम्ब्रियो से बन जाता है सीड, और सीड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो सीडलिंग, और सीडलिंग से हमारे पास फुली ग्रोन प्लांट। राइट, अब इसके अंदर दो तरह का फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बुलाते हैं। और इसमें जो ये 3 सेल्स फ्यूज हुए, पोलर न्यूक्लियर 2 सेल से बना था और मेल गेमीट 1 सेल से, तो 3 सेल्स के फ्यूज होने को हम एक और स्पेशल नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। सो आई थिंक यू गॉट इट कि पॉलिनेशन क्या होता है और कैसे आप पॉलिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो आई थिंक यू गॉट इट राइट, क्योंकि अभी हमने ये पूरा एक पेपर सॉल्व कर लिया है, और इस पेपर को सॉल्व करने में लगभग हमें 1 आवर लगा है। राइट, तो आप अगर इसमें पूरी अच्छे से तैयारी रखेंगे और आंसर्स की, पूरी लॉन्ग आंसर्स की रिटन प्रैक्टिस आपको होगी, तो आप ये पेपर जल्दी भी सॉल्व कर पाएंगे। राइट, क्योंकि अगर अभी 1 घंटा हमें इसको सॉल्व करने में लगा है विद एक्सप्लेनेशन, तो अगर हम राइटिंग भी लगा लें तो 1.5 घंटा, अदरवाइज ये 3 आवर का पेपर था। सो अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और पेपर्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मैं आपको पक्का बता सकती हूँ कि आप बहुत जल्दी, टाइम से जल्दी ही पेपर कर लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लेंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी आप इन सारे क्वेश्चंस को अब एक बार, जैसे अभी आपने एक्सप्लेनेशन के साथ किया, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप पूरा एक पेपर फॉर्मेट में भी करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। So with this we come to an end of this video. I hope you like this video. So if you like this video, hit the like button, share this video with your friends, right? And don't forget to hit the bell icon for the notification. And if you haven't subscribed our channel, Diya Educates, just subscribe it, because अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ पाओगे और आपको नोटिफिकेशंस भी आएंगी और आप और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the new video with second paper and we will solve it, and this time please be determined, क्योंकि आंसर्स मुझे आपसे चाहिए होंगे। Right, so prepare well, study hard, make your habit to practice and practice. Right, so I'm signing off. Take care. Bye bye.